नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम 31 मई 2026 को एलडीसी ग्रुप बी असिस्टेंट ऑपरेशन मैनेजर का जो आरआरबी अजमेर के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया है उसके पार्ट 2 का हम आज सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट 1 हमने पहले अपलोड किया हुआ है। तो पार्ट 2 में जनरल नॉलेज, राजभाषा, अकाउंट्स और इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है, टाइफाइड की पुष्टि करने के लिए विशेष रूप से किस नैदानिक परीक्षण का उपयोग किया जाता है? टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो दोस्तों इसमें ए और बी है सीटी स्कैन, एमआरआई। तो दोस्तों ये दोनों इमेजिंग टेस्ट है। और तीसरा जो हमारा ऑप्शन है एलिसा टेस्ट। दोस्तों यह टेस्ट एचआईवी के लिए किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी है विडाल टेस्ट। दोस्तों यह ब्लड टेस्ट है। इस विडाल टेस्ट का उपयोग जो है वो टाइफाइड की पुष्टि करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विडाल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, जब जल वाटर में से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है, किस प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है? दोस्तों जब पानी में से बिजली को प्रवाहित किया जाता है तो पानी का अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है। जो हमारा H2O है, पानी का जो फार्मूला है हमारा वो H2O है। और जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डिकम्पोजिशन या अपघटन। क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवा शुरू करने की विशेष शक्ति किस संवैधानिक निकाय के पास है? तो दोस्तों जब भी कोई ऑल इंडिया सर्विस या अखिल भारतीय सेवा जैसे कि आईएएस, आईपीएस, इस प्रकार की जब किसी नई सेवा का सृजन करना हो, नई सेवा की आवश्यकता हो, तो यह शक्ति दोस्तों राज्यसभा के पास है। जब भी राज्यसभा 2/3 बहुमत के साथ पास करके उस बिल को 2/3 बहुमत के साथ पास करती है नई सेवा सृजित करने के लिए, तो संसद कानून बनाकर उसका गठन करती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यह क्वेश्चन राजभाषा से संबंधित है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बाल गंगाधर खेर या बीजी खेर जो है वो प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, यह भी राजभाषा से संबंधित है। संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में संसद में कार्यवाही के लिए प्रयुक्त भाषा के संबंध में प्रावधान है? तो दोस्तों अनुच्छेद 120 में, अनुच्छेद 120 पार्ट 5 यानी कि भाग 5 अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसमें ऑप्शन सी दिया हुआ है, आर्टिकल 210 पार्ट 6। तो दोस्तों आर्टिकल 210 में जो विधानमंडल है, राज्यों के विधानमंडल हैं, उसमें राज्यों के विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्टिकल 120 ऑफ पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंडिकेट बैंक का विलय निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में किया गया है? दोस्तों सिंडिकेट बैंक का जो विलय है वो 1 अप्रैल 2020 को कैनरा बैंक के साथ में किया गया है। और इसके साथ ही कैनरा बैंक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उसमें चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है सिंडिकेट बैंक का विलय होने के बाद। पहले 3 बैंक हैं, नंबर 1 पर है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नंबर 2 पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, और नंबर 3 बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, और अब चौथे नंबर पर आ गया है कैनरा बैंक। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंडिकेट बैंक को 1 अप्रैल 2020 को कैनरा बैंक के साथ में मर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ के एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। और उस समय सिक्किम 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया था भारत का 1975 में। 36वां संशोधन था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में मुख्य रूप से ओजोन स्थित होती है? तो दोस्तों समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो ओजोन पाई जाती है। जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, पृथ्वी की धरातल से 10 से 50 किलोमीटर के बीच में। और जो हमारी ओजोन लेयर है वह पृथ्वी की धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्ट्रेटोस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी राजधानी के नाम को नूर सुल्तान से बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया है? तो दोस्तों सितंबर 2022 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम नूर सुल्तान, जो कि वहाँ पर बहुत लंबे समय तक जिन्होंने शासन किया, उनके नाम पर परिवर्तित कर दिया गया था 2019 में। लेकिन सितंबर 2022 में वापस जो है वो कजाकिस्तान की राजधानी को जो है अस्ताना बना दिया गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, गौतमी पुत्र सतकर्णी शीर्षक राज, राजा और महाराजा दिए गए विकल्पों में से किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों गौतमी पुत्र सतकर्णी जो हैं वो सातवाहन वंश से संबंधित हैं। सातवाहन वंश के बहुत ही शक्तिशाली और प्रतापी राजा थे, जिनका जो शासन है वो 78 ईस्वी से 102 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। तो इसका सही जवाब है सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 11, 2026 की शुरुआत तक
भारत के किस राज्य में रामसर साइटों की संख्या सबसे अधिक है? तो दोस्तों पहले ये जान लीजिए रामसर साइट्स क्या होती हैं। दोस्तों आर्द्र भूमि या वेटलैंड्स में जो बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे पास, उनको हम रामसर साइट्स के नाम से जानते हैं। तो रामसर साइट्स की जो सबसे अधिक संख्या है वह तमिलनाडु में है और दूसरा नंबर जो है वो उत्तर प्रदेश का है। तो वेटलैंड्स की जो सबसे अधिक संख्या है वो तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, फरवरी 2026 में घोषित साउथ हाई स्पीड डायमंड नेटवर्क मुख्य रूप से कितने राज्यों को जोड़ता है? तो दोस्तों साउथ हाई स्पीड डायमंड नेटवर्क जो है वो कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी, इन 5 राज्यों को कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को आपस में जोड़ता है। तो इसका सही जवाब है, क्योंकि राज्य पूछा है तो 5 राज्य हैं। मुख्य रूप से चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसी सिटीज़ को, जो कि आईटी और इंडस्ट्रियल हब हैं, उनको जोड़ने के लिए साउथ हाई स्पीड डायमंड जो है कॉरिडोर की नेटवर्क की जो है स्थापना दक्षिणी राज्यों को जोड़ने के लिए की गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 5 राज्यों को। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में विजय पांडुरंग भटकर या विजय पी भटकर जी को जाना जाता है, जिन्होंने 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर परम 8000 के विकास का जो है वो नेतृत्व किया था। दोस्तों जब अमेरिका ने भारत को सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया था, तो इन्हीं प्रोफेसर विजय पांडुरंग भटकर के नेतृत्व में, ये सीडैक के उस समय पर डायरेक्टर थे 1991 में, तो इन्होंने भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000 उसको बनाने की जो टीम थी उसका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष क्या है? तो दोस्तों भारत का नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए जो निर्धारित लक्ष्य वर्ष है वो है 2070। दोस्तों यहाँ पर नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का अर्थ यह नहीं है कि जीरो कार्बन उत्सर्जित होगा, लेकिन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है कि जितना हम कार्बन पर्यावरण में उत्सर्जित करेंगे उतना कार्बन पर्यावरण द्वारा जो है वो सोख लिया जाएगा, इसीलिए हम नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन इसको कहते हैं। इसका जो टारगेट वर्ष है वो है 2070। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय स्तर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान संस्थान स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों राष्ट्रीय स्तर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान स्थापित करने वाला पहला जो राज्य है वो हैदराबाद है, जहां पर इंटेल और एआई रिसर्च सेंटर INAI की स्थापना की गई है, जो कि IIT हैदराबाद और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए तेलंगाना, पर इसमें गुजरात आंसर दिया हुआ है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं कि सही जवाब क्या है। क्वेश्चन नंबर 16, राजा राम मोहन राय ने भारत में किस नाम से फारसी भाषा का समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किया था? दोस्तों राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार 1822 में फारसी भाषा का समाचार पत्र प्रकाशित किया था। उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने सामाजिक सुधारक थे। 1822 में मिरात उल अखबार, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति। 1976 में इन्होंने संविधान में जो है वो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, जो कि भाग 4 का पार्ट ए और अनुच्छेद 51 में जो है अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18, वैनगंगा और पैनगंगा नदियाँ किस बड़ी नदी प्रणाली का हिस्सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वैनगंगा और पैनगंगा दोनों गोदावरी नदी की जो है वो सहायक नदियाँ हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जिसने हाल ही में इंडियन बाइसन फेस्ट की मेजबानी की? तो दोस्तों देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये उड़ीसा में संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हीराकुंड जो डैम है, भारत का सबसे लंबा डैम है, हीराकुंड बांध के पास स्थित है, तो इसका सही जवाब है उड़ीसा। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, WAN वैन संचार के लिए आमतौर पर किस प्रकार के माध्यम का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जब दो बड़े बड़े भौगोलिक क्षेत्रों को या किसी दो शहरों को या दो राज्यों को या दो देशों को नेटवर्क के माध्यम से जोड़ना हो, तो उस समय पर हम वैन नेटवर्क का यूज़ करते हैं, और वैन नेटवर्क के लिए जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी फाइबर ऑप्टिक्स। वैन संचार के लिए जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, यह राजभाषा से संबंधित है। किस राजभाषा नियम के अंतर्गत उन केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाते हैं जिनमें 80% कर्मचारियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नियम 10 का भाग 4 के तहत जब भी केंद्रीय सरकारी जो कार्यालय हैं उनके 80% कर्मचारियों को हिंदी का कार्य साधक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो उनका राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है उस कार्यालय को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों 16 सितंबर 1987 को जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या उसी प्रकार के केमिकल्स जो कि हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, ओजोन लेयर जो कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे पर्यावरण की सुरक्षा करती है, हमारी सुरक्षा करती है अल्ट्रावायलेट रेज से। तो इस प्रकार के केमिकल जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन जो है वो चरणबद्ध तरीके से किस प्रकार से कम किया जाए, उसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को लागू किया गया था। तो ये ओजोन लेयर के प्रोटेक्शन से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों राजभाषा अधिनियम 1963 जो हमारा राजभाषा अधिनियम है उसमें टोटल 9 धाराएं हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। और हमारा जो राजभाषा नियम 1976 है उसमें कुल 12 नियम है। तो ये क्वेश्चन हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे के जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में उसमें पूछा जाता है। दोस्तों यह जो प्रश्न पत्र है यह है सहायक परिचालन प्रबंधन का, लेकिन हमारे वह सभी साथी जो कि किसी भी डिपार्टमेंटल परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीसीटीसी हो, चाहे वो स्टेशन मास्टर हो, चाहे गुड्स ट्रेन मैनेजर हो, सभी प्रकार की जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स में हैं उनके लिए, सभी एग्जाम्स के लिए यह प्रश्न पत्र जो है, यह जो पार्ट है, पार्ट 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी प्रश्न पत्रों में लगभग एक ही प्रकार के मिलते जुलते प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए विकल्पों में कौन सा जोड़ा किसी भी सीमा को साझा नहीं करता है? तो दोस्तों पहला है भूटान और असम। तो दोस्तों भूटान और असम की जो सीमा है वो आपस में मिलती है। भूटान और वेस्ट बंगाल, भूटान और वेस्ट बंगाल की भी सीमा आपस में मिलती है। तीसरा है भूटान और मेघालय। तो दोस्तों भूटान जो है मेघालय के साथ किसी भी प्रकार का बॉर्डर शेयर नहीं करता है। और चौथा है भूटान और अरुणाचल प्रदेश। तो भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है, असम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ और सिक्किम के साथ, लेकिन मेघालय के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भूटान, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 25, मोहिनी अट्टम मुख्य रूप से दिए गए विकल्पों में से किस पारंपरिक नृत्य तत्व से संबंधित है? तो दोस्तों मोहिनी अट्टम जो है ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है जो मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये लास्य शैली से संबंधित है। दोस्तों 2 प्रकार की शैली है, एक है लास्य और दूसरी है तांडव। तो जो तांडव है वो उग्र शैली है और जो लास्य है वो कोमल शैली है, श्रृंगार रस से भरपूर है। तो ये जो हमारा मोहिनी अट्टम है ये मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कोमल और श्रृंगार रस से भरपूर शैली है, ये लास्य शैली से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस भाग में और अनुच्छेद में राज्य विधान मंडलों में कामकाज के लिए प्रयुक्त भाषा संबंधी प्रावधान मौजूद है? तो दोस्तों हमने पहले भी चर्चा की थी। इसमें अनुच्छेद 210 जो है भाग 6, अनुच्छेद 210 जो है वो राज्य के विधानमंडलों में कामकाज से संबंधित प्रयुक्त की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान इसमें है। और जो आर्टिकल 120 अनुच्छेद 120 भाग 5 है वो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी प्रावधान उसमें मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 210 पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी ने सरकार बनाई? तो दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद जुलाई 1945 को क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की और उन्होंने ब्रिटेन में अपनी सरकार बनाई। दोस्तों क्लीमेंट एटली जो है वो भारत की स्वतंत्रता के समर्थक थे, इसीलिए भारत को जो है वो उन्हीं के शासनकाल में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो इसका सही जवाब है लेबर पार्टी, ऑप्शन डी सही जवाब है लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 28, दिए गए विकल्पों में से किस तत्व को मेटालॉइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों सिलिकॉन को मेटालॉइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वाकई समझ लीजिए कि मेटालॉइड क्या होता है। ऐसा कोई भी एलिमेंट जो कि धातु और अधातु दोनों के जो है वो गुण प्रदर्शित करता है उसे हम मेटालॉइड कहते हैं। तो जो सिलिकॉन है वो धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल के बीच के गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए हम इसे मेटालॉइड भी कहते हैं। सिलिकॉन का जो उपयोग है वो कंप्यूटर चिप्स बनाने में किया जाता है। आपको अच्छी तरह से पता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंधित थे? तो दोस्तों मंगल पांडे जो है वो 24th BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 24th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, जिन्होंने 29 मार्च 1857 को जो है वो विद्रोह किया था, जो कि 1857 के विद्रोह की चिंगारी वहीं से भड़की थी। मंगल पांडे जी ने विद्रोह किया था। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत डैश को पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों को रोकने के दायित्व से संचालित प्राधिकरण स्थापित करने का प्राधिकार दिया गया है। तो दोस्तों यह प्राधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, दिए गए विकल्पों में से कौन अकबर के नौरत्नों में से एक थे? तो दोस्तों इसमें से अबुल फजल जो है वो अकबर के नौरत्नों में से एक थे। आपको पता होगा कि उन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी 2 ग्रंथों की रचना भी की थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 32, राजभाषा नियम के तहत क्षेत्र ए के अंतर्गत कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश आते हैं? तो दोस्तों राजभाषा नियम के तहत क्षेत्र ए में जो है वो कुल 9 राज्य आते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। कौन कौन से 9 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। यह जो 9 राज्य हैं वो
एक क्षेत्र के तहत आते हैं, और 2 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश, एक तो दिल्ली और दूसरा अंडमान निकोबार, या 2 प्रदेश जो हैं वो एक क्षेत्र में आते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, सद्भावना दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों सद्भावना दिवस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 20 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, जिसे हम कैग के नाम से भी जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के नेतृत्व वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इस विभाग को हम भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, अगेन राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की आधिकारिक भाषा जो है वो अंग्रेजी है। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों की जो आधिकारिक भाषा है वो इंग्लिश है। सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुस्तक और लेखक का जोड़ा गलत है? ए है गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है, बिल्कुल सही है। वाई आई एम एन एथिस्ट, ये भगत सिंह जी ने लिखी है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी, ये भी सही जवाब है। हिंद स्वराज, ये महात्मा गांधी जी इसके लेखक हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन डी है रघुवंशम, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों रघुवंशम जो है इसकी रचना जो है वो कालिदास महाकवि कालिदास जी के द्वारा की गई है, तो ये गलत जोड़ा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, दिए गए विकल्पों में से किस खेल में बाल्क लाइन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों कबड्डी में बाल्क लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी रेडर जो है वो दूसरे पाले में जाता है तो उसके लिए बाल्क लाइन को पार करना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, तो कबड्डी में बाल्क लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2004। 2003 के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसे जोड़ा गया, जो कि 2004 से प्रभावित हुआ, इसलिए इसका सही जवाब है 2004। क्वेश्चन नंबर 39, 1929 की दीपावली घोषणा, दीपावली डिक्लेरेशन के समय भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों 1929 में भारत के जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड इरविन। 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन ने भारत को भविष्य में डोमिनियन स्टेट देने का उल्लेख किया था, इसीलिए उसे दीपावली डिक्लेरेशन या दीपावली घोषणा भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लॉर्ड इरविन। क्वेश्चन नंबर 40, यह क्वेश्चन भी राजभाषा से संबंधित है। गहन प्रशिक्षण इंटेंसिव ट्रेनिंग के तहत प्रबोध पाठ्यक्रम की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों जो प्रबोध पाठ्यक्रम है उसकी अवधि होती है 25 वर्किंग डेज। ऑप्शन डी सही जवाब है। जो प्रवीण पाठ्यक्रम है उसकी अवधि होती है 20 दिन, 20 वर्किंग डेज, और जो प्राज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसकी अवधि होती है 15 वर्किंग डेज यानी कि 15 कार्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 41, यह भी राजभाषा से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायालयों आदि में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा के संबंध में प्रावधान है? तो दोस्तों आर्टिकल 348 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रयोग की जाने वाली राजभाषा के संबंध में जो है वो प्रावधान है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42, विंडोज सिस्टम पर निष्पादन योग्य इंस्टॉलेशन फाइलों के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला फाइल एक्सटेंशन कौन सा है? विच फाइल एक्सटेंशन इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटेबल इंस्टॉलेशन फाइल्स ऑन अ विंडोज सिस्टम? तो दोस्तों हमारा जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और रन करने के लिए मुख्य रूप से .exe से एक्सटेंशन वाली फाइल्स का उपयोग किया जाता है। ये exe का जो फुल फॉर्म है उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल। तो इसका सही जवाब है .exe। जो .txt है वो टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, .mp3 है वो ऑडियो के लिए यूज़ होता है, और .jpg जो है वो फोटो के लिए यूज़ होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, .exe। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की विशेषता किस देश से? भारतीय संविधान में गणतंत्र की जो विशेषता है वो किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो गणतंत्र रिपब्लिक की जो विशेषता है वो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांसीसी संविधान से ली गई है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें आयरिश संविधान से लिया गया है, और सरकार की कार्यप्रणाली और कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, 2 सदन का जो प्रावधान है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, और जो हमारी समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्रांसीसी संविधान से हमने रिपब्लिक की जो विशेषता है वो ली है। क्वेश्चन नंबर 44, डेटा की अखंडता इंटीग्रिटी को सत्यापित वेरीफाई करने के लिए आमतौर पर किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों जब भी हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र होने के दौरान जो है उस डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, उस डेटा के साथ कोई टैंपरिंग ना हो, उसके लिए जो है ट्रांसफ़र करते समय डेटा को एक कोड में बदल दिया जाता है, और उसमें जो कोड में बदलने की प्रक्रिया है उसको हम इंक्रिप्शन कोड या उसको हैशिंग के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगर उस डेटा में थोड़ा भी चेंज हुआ, 1 बाइट का भी चेंज हुआ तो उसका जो है वो हैश कोड बदल जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि डेटा के साथ टैंपरिंग हुई है। तो इस जो प्रक्रिया है इसको हम हैशिंग के नाम से कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी राजभाषा से संबंधित है, ज़्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो दोस्तों याद रखिए कि 1955 में राष्ट्रपति द्वारा जो है वो प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया और उस जो प्रथम राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे। और जब इस आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए 1957 में एक संसदीय कमेटी बनाई गई, उसके जो अध्यक्ष थे वो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। तो क्योंकि यहाँ पर उस राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति के अध्यक्ष की बात हो रही है, तो उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे गोविंद वल्लभ पंत, जो तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उस समय के। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो याद रखिए 1955 में जो प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष थे बीजी खेर, और उस आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करने के लिए जो संसदीय कमेटी बनाई गई उसके जो अध्यक्ष थे वो तत्कालीन गृह मंत्री श्री गोविंद वल्लभ पंत जी थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46। किस यात्री ने अपने अनुभवों को किताब उल रहला पुस्तक में दर्ज किया है? तो दोस्तों ये इब्न बतूता की किताब है, किताब उल रहला। ये मोरक्को अफ्रीका के एक यात्री थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में भारत आए थे। सही जवाब है इब्न बतूता। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी राजभाषा से संबंधित है। संविधान के किस भाग में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? तो भाग 17 में जो है वो राजभाषा संबंधी प्रावधान है। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, वर्ष 1976 में गठित राजभाषा संसदीय समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 1976 में राजभाषा संबंधी संसदीय समिति के जो प्रथम अध्यक्ष थे उस समय के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री ओम मेहता जी थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49, ओजोन परत मुख्य रूप से किस प्रकार के सौर विकिरण को अवशोषित करती है? तो दोस्तों इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी जो प्रकाश है उसको जो है वो ओजोन परत लगभग 99% तक अवशोषित कर लेती है और उससे हमारी रक्षा करती है। यह कौन से मंडल पर होती है? समताप मंडल पर होती है, लगभग 15 से 35 किलोमीटर के बीच में होती है दोस्तों। तो 49 का सही जवाब है ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 50, रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों 2025-26 की रणजी ट्रॉफी का जो खिताब है वो जम्मू कश्मीर की टीम ने जीता। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51, यह भी राजभाषा से संबंधित है। 1973 में गठित प्रथम रेल हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों उस समय के जो तत्कालीन रेल मंत्री थे श्री ललित नारायण मिश्र जी, उन्होंने जो है वो अध्यक्षता की थी रेलवे हिंदी सलाहकार समिति, जिसका काम होता है रेल मिनिस्ट्री और रेलवे बोर्ड के बीच कामकाज में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए इसका जो है मुख्य कार्य है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए विकल्पों में से कौन सा उपनिषद जो मुख्य रूप से गद्य है और सबसे पुराना है? तो दोस्तों वैदरायण उपनिषद जो है, जो कि शतपथ ब्राह्मण का हिस्सा है, वो सबसे पुराना है और गद्य में लिखा गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज शिखर सम्मेलनों का आयोजन करता है? तो दोस्तों UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज जो है वो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज शिखर सम्मेलनों का आयोजन करता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54, पिनाका LRGR 120 रॉकेट प्रणाली का पहला उड़ान परीक्षण कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों हमारे पास चांदीपुर में जो है मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, जहाँ पर मिसाइल और रॉकेट दोनों का जो है परीक्षण किया जाता है, वहाँ पर परीक्षण केंद्र है। तो चांदीपुर में इसका जो है वो परीक्षण किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा का उल्लेख है? तो दोस्तों 120 अनुच्छेद 120 आपको बताया था संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, 210 राज्यों की विधानसभा में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और अनुच्छेद 343 से 351 जो है वो संविधान का मुख्य भाग है जो राजभाषा को समर्पित है। तो सभी ऑप्शन सही है दोस्तों इसमें ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर, अभी दोस्तों हमारा अकाउंट्स और एस्टेब्लिशमेंट का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है और संसद की डैश इस पर विचार करती है? तो दोस्तों कैग द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है वो संसद की लोक लेखा कमेटी के सामने प्रस्तुत की जाती है जो इस पर विचार करती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2, मनोवैज्ञानिक अभिरुचि साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट वो कौन कौन सी कैटेगरी में किया जाता है? तो दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट और स्टेशन मास्टर दोनों कैटेगरी के लिए ही साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है उसका पास किया जाना आवश्यक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो है, अधिकारी को अपार की सूचना मिलने या स्पैरो पोर्टल के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रकट होने की तिथि से 10 दिनों के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो दोस्तों जितने भी गजेटेड ऑफिसर हैं, चाहे वो ग्रुप बी हो चाहे ग्रुप ए हो, सभी की जो अपार है वो स्पैरो में भरी जाती है। स्पैरो पोर्टल उसके लिए बनाया गया है। और जब भी जो है वो रिपोर्टिंग अथॉरिटी जब भी अपने कमेंट्स उस पर देगी, उसके बाद जो है जिस अधिकारी की वो अपार भरी गई है उसके पास जो है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए आती है, और उसे अगर कोई रिप्रेजेंटेशन देना है, अगर वो संतुष्ट नहीं है तो वो उसके पास 100 होने के 15 दिन के अंदर जो है उसका रिप्रेजेंटेशन दिया जाना आवश्यक है। तो ऑप्शन बी जो है 15 दिन आवश्यक है। दोस्तों राजपत्रित अधिकारियों की जो अपार है वो स्पैरो पोर्टल पर भरी जाती है, और जितने भी हमारे ग्रुप सी ग्रुप डी जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी अपार जो है वो HRMS पर भरी जाती है। ये आप अवश्य याद रखें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, स्थानांतरण पर
क्वार्टर रिटेंशन की अनुमति कब तक दी जाती है? जब बच्चा 11वीं में पढ़ रहा हो। तो दोस्तों अगर बच्चा 11वीं में पढ़ रहा हो तो जब तक बच्चे की 12वीं का जो है वो सेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक कर्मचारी अपने क्वार्टर को रिटेन कर सकता है। ऑप्शन बी, एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर ऑफ 12th स्टैंडर्ड, इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर जो है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, रेलवे में कार्यरत कर्मचारियों के अवकाश व अवकाश का नकदीकरण जो है वो कौन सी प्राइमरी यूनिट में दर्ज किया जाता है? तो दोस्तों रेलवे एम्प्लॉइज़ का जो लीव इनकेसमेंट है वो प्राइमरी यूनिट 20 में जो है दर्ज किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 6। असफल लोगों में सर्वश्रेष्ठ बेस्ट अमंग फेल्ड योजना के तहत पदोन्नति होने वाले SC/ST कर्मचारियों के प्रदर्शन की समीक्षा कितनी अवधि के बाद की जाती है? तो दोस्तों हमारे SC/ST भाइयों के लिए ये प्रोविज़न है कि यदि कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं किया जाता है तो बेस्ट अमंग फेल्ड कैटेगरी में जो है उनको सिलेक्ट किया जाता है और सिलेक्ट होने के 6 महीने के अंदर जो है उनका जो है रिव्यू किया जाना आवश्यक है। यदि वो योग्य पाए जाते हैं तो फिर उन्हें रेगुलर कर दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 7, निलंबन के आदेशों को रद्द करने के लिए किस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसमें जो पहला नंबर है वो है SF7। तो दोस्तों SF7 का जो उपयोग है वो मेजर पेनल्टी के केस में जांच अधिकारी, इंक्वायरी ऑफिसर नियुक्त करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है SF नंबर 2। तो SF2 का जो उपयोग है दोस्तों वो डीम्ड सस्पेंशन, यानी यदि किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले लेती है और तो 48 घंटे से अधिक अगर वो पुलिस हिरासत में रहता है तो उसे डीम्ड सस्पेंड मान लिया जाता है। उस कंडीशन के लिए SF2 इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है SF1। तो SF1 जो है जब किसी कर्मचारी को सस्पेंड करना हो तो सस्पेंशन के लिए SF1 जारी किया जाता है। और ऑप्शन डी है SF4। तो दोस्तों SF4 का जो इस्तेमाल है वो सस्पेंशन से रिवोकेशन के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 8। 87 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद पेंशन भोगी की पेंशन में जोड़ी जाने वाली अतिरिक्त पेंशन मूल पेंशन का कितना प्रतिशत होती है? तो दोस्तों जब भी कोई पेंशनर 80 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद लेकिन 85 वर्ष से कम, तो उसकी पेंशन में 20% की वृद्धि की जाती है। जब 85 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है लेकिन 90 वर्ष से कम, तो उस परिस्थिति में 30% की वृद्धि की जाती है। और जब 90 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है लेकिन 95 वर्ष से कम, तो 40% की वृद्धि की जाती है। और जब 95 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है लेकिन 100 से कम, तो 50% की। और 100 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 100% जो है वो पेंशन में वृद्धि की जाती है। तो क्योंकि यहाँ 87 की बात हो रही है तो यहाँ पर 30% जो है मूल पेंशन का वृद्धि की जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, अनुशासनात्मक जांच के समाप्त होने के बाद आरोपित अधिकारी पर किसके पहले कोई दंड नहीं लगाया जा सकता? तो दोस्तों जब भी जो है वो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी जो है कंप्लीट हो जाती है तो जब तक अधिकारी द्वारा जो है जो कॉम्पिटेंट अधिकारी है उसके द्वारा स्पीकिंग ऑर्डर नहीं जारी कर दिए जाते हैं तब तक कोई भी दंड कर्मचारी को आरोपित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, रिवेन्यू एलोकेशन में जो अंतिम 2 अंक हैं वह किस चीज़ को दर्शाते हैं? तो दोस्तों रेलवे बजट में जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसमें खर्चों को ट्रैक करने के लिए जो है एलोकेशन कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एलोकेशन कोड जो है वो हमारा 8 डिजिट का होता है, जिसमें शुरू के जो 3 डिजिट हैं वो डिमांड नंबर को दिखाते हैं, जो बीच के 3 डिजिट हैं वो सब हेड को दिखाते हैं और लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो प्राइमरी यूनिट को दिखाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो है प्राइमरी यूनिट। लास्ट के जो 2 डिजिट है प्राइमरी यूनिट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, डेपुटेशन से संबंधित मास्टर सर्कुलर कौन सा है? तो दोस्तों मास्टर सर्कुलर नंबर 57 वो डेपुटेशन और फॉरेन सर्विसेज से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा वो है अंतिम अंत्येष्टि अग्रिम फ्यूनरल एडवांस किस स्रोत से वसूला जाता है? तो दोस्तों जब भी कोई इन सर्विस एम्प्लॉय है यानी सर्विस में है उसकी मृत्यु हो जाने पर फ्यूनरल के लिए जो है वो कर्मचारी को 10 से 15 हज़ार का अमाउंट जो है वो रेलवे द्वारा दिया जाता है और उस अमाउंट की जो वसूली होती है वो फाइनल सेटलमेंट जब कर्मचारी का होता है तो उसमें से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका सही जवाब है फ्रॉम सेटलमेंट ड्यूज। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, जब एक अधिकारी रेलवे का स्थानांतरण 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर नए स्टेशन पर होता है तो 15 दिनों के कार्यग्रहण समय का हकदार होता है। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर इसका बी पार्ट है, यदि वह हवाई यात्रा करता है तो 12 दिनों के कार्यग्रहण का हकदार होता है। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, दोनों ही ऑप्शन सही है। यदि बाय ट्रेन या बाय रोड यात्रा करता है तो 15 दिन है, यदि हवाई यात्रा करता है तो 12 दिन का समय दिया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14, परिवहन भत्ता कर्मचारी की कर योग्य आय का हिस्सा है। जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस कर्मचारी को मिलता है वो जो है वो टैक्सेबल है। बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर जिसका जो पार्ट बी है वो है, एक रेलवे अधिकारी को 2 जनवरी 2026 से 2 फरवरी 2026 तक ड्यूटी पर मुख्यालय से बाहर है उसे परिवहन भत्ता स्वीकार नहीं होगा। गलत जवाब है। 180 दिन तक यदि वो हेडक्वार्टर से बाहर रहता है तो उसे जो है परिवहन भत्ता टीए जिसको हम कहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो जो है क्योंकि 2 जनवरी से 2 फरवरी है तो उसे जो है वो बिल्कुल दिया जाएगा, जो कि ये गलत है। तो केवल ऑप्शन ए इसमें सही जवाब है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंफर्म आरक्षण के मामले में पास पीटीओ अधिकतम कितनी बार आरक्षण करा सकता है बशर्ते कि वह चार्ट प्रिपेयर होने से पहले रद्द करते हैं? तो दोस्तों 3 बार मैक्सिमम पास पीटीओ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 3। क्वेश्चन नंबर 16, ठेकेदारों द्वारा रेलवे को सौंपी गई बैग गारंटी की कस्टडी के लिए कौन जिम्मेदार है? तो दोस्तों
ठेकेदार जो बैंक गारंटी हैंड ओवर करते हैं रेलवे को, उसका जो कस्टोडियन होता है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, अकाउंट्स ऑफिसर होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो ए है वो है 18 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र के लिए जारी किए गए स्कूल पास में माता पिता या अभिभावक शामिल हो सकते हैं यदि वह दिव्यांग है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यदि दिव्यांग है तो 18 वर्ष से अधिक आयु के पुत्र के लिए भी माता पिता जो है उसमें अभिभावक के रूप में शामिल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है 25 वर्ष से अधिक उम्र के अविवाहित पुत्री के लिए जारी स्कूल पास में उसके माता पिता अभिभावक शामिल नहीं हो सकते हैं। तो दोस्तों पुत्री के केस में आयु का कोई क्लॉज नहीं है। यदि वह अविवाहित है तो स्कूल पास उसको जारी किया जा रहा है, वो पढ़ रही है, तो उसमें अभिभावक शामिल हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही है, केवल ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसका पार्ट ए है परनिंदा और लिखित चेतावनी दोनों डीए रूल्स के तहत लघुदंड है। तो दोस्तों सेंस्योर परनिंदा जो है वो डीए रूल्स के तहत माइनर पेनल्टी है, लेकिन जो रिटन वार्निंग है वो माइनर पेनल्टी में नहीं आती है। तो ऑप्शन ए गलत है। पार्ट बी है जिस कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है उसे सरकार के अधीन भविष्य के सभी रोजगार के लिए अयोग्य माना गया है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यदि डिसमिस कर दिया गया है तो वह किसी भी सरकारी विभाग में जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता, उसे किसी भी सरकारी विभाग में नौकरी प्रदान नहीं की जाएगी। तो ये ऑप्शन बी सही जवाब है। तो इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन ए, ओनली बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर जो 19 है दोस्तों वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। एएलपी के जो ट्रैक्शन शेड्यूल है वो जो ड्यूअल ट्रैक्शन इंडक्शन प्रशिक्षण की ट्रेनिंग है। तो दोस्तों ड्यूअल ट्रैक्शन इंडक्शन का मतलब है यानी डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों। अभी हमारा जो रेलवे बोर्ड का जो नया लेटर आया है लेटर 41/2020 आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, उसमें जो इनके शेड्यूल में है वो चेंज कर दिया गया है। पहले 151 दिन की ट्रेनिंग होती थी जिसे घटाकर अभी 109 दिन कर दिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 जांच अधिकारी नामित करने के लिए किस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है? तो हमने चर्चा की है SF7 का इस्तेमाल किया जाता है इंक्वायरी ऑफिसर जो है वो नॉमिनेट करने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों 1 जनवरी 1964 से जो है वो केंद्रीय सरकारियों के लिए पारिवारिक पेंशन की शुरुआत हुई थी। इससे पहले पारिवारिक पेंशन का कोई क्लॉज नहीं था। तो ऑप्शन ए सही जवाब है 1964। क्वेश्चन नंबर 22 भारतीय रेलवे में चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अब किस प्राइमरी यूनिट के तहत की जाती है? तो दोस्तों मेडिकल रीइंबर्समेंट जो है वो पहले प्राइमरी यूनिट 99 जो कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए थी उसमें की जाती थी, लेकिन एक अभी जो है वर्तमान में प्राइमरी यूनिट नंबर 26 जो कि स्पेशली मेडिकल रीइंबर्समेंट के लिए बनाई गई है, जिससे कि यह पता चल सके कि रेलवे कर्मचारियों को जो है वो मेडिकल रीइंबर्समेंट के ऊपर कितना खर्च हो रहा है। तो इसका सही जवाब है प्राइमरी यूनिट नंबर 26, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 अनुशासन एवं अपील नियम 1968 के तहत दिए गए विकल्पों में से किसे दंड के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है? विड्रॉल ऑफ प्रमोशन पदोन्नति रोकना, बिल्कुल इसे दंड के रूप में परिभाषित किया गया है। ट्रांसफर टू आउट स्टेशन, तो दोस्तों स्टेशन से बाहर स्थानांतरण कर देना या किसी प्रकार का कोई दंड नहीं है, इसे दंड में परिभाषित नहीं किया गया है। स्टॉपेज ऑफ पास वीडियो, तो ये भी एक दंड है। और सेंसोर परनिंदा, इसे भी दंड के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन बी जो है ट्रांसफर टू आउट स्टेशन या दंड के रूप में परिभाषित नहीं किया गया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 रेलवे के उच्चतम अनुदान में शामिल होता है सस्पेंस ग्रांट ऑफ रेलवे। तो दोस्तों पहले तो आप ये समझिए कि सस्पेंस ग्रांट क्या होता है। इस प्रकार का जो ग्रांट जो इस प्रकार का अभी जो प्रक्रिया में है जिसका अभी फाइनल निपटारा नहीं हुआ है उसे हम जो है वो सस्पेंस ग्रांट कहते हैं, जिसका अभी फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है। तो जैसे स्टोर सस्पेंस है, आपने जो है अभी स्टोर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, खरीद लिया गया है सामान लेकिन अभी तक माल डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। मिसलेनियस टाइप के जो एडवांसेस हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो सस्पेंस हैं वो वर्क इन प्रोग्रेस में दिखाए जाते हैं, अभी फाइनल सेटल नहीं हुए हैं। तो ये तीनों जो है ऑल ऑफ गिवन सभी विकल्प जो है सही है। सस्पेंस ग्रांट मतलब जो अभी ऑन द वे है, अभी पूरी तरह सेटल नहीं हुआ है, आपने माल खरीदने के लिए पैसा दे दिया है, पैसा जा चुका है लेकिन अभी माल रेलवे के पास नहीं आया है, तो उसे हम सस्पेंस ग्रांट में रखते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है रेलवे परियोजना मूल्यांकन में जब भी किसी रेल परियोजना का मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें ENPV का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप है इकोनॉमिक नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो दोस्तों जब भी हम किसी जनरल जो है वो व्यावसायिक वित्तीय विश्लेषण जो हम करते हैं तो उसमें नेट प्रेजेंट वैल्यू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है या सार्वजनिक हमारे जो उपक्रम है उसमें हम ENPV का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इकोनॉमिक नेट प्रेजेंट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, सार्वजनिक जो उपक्रम है उसमें जो है सामाजिक लाभ को भी लाभ की श्रेणी में जोड़ा जाता है कि पब्लिक को कितना उससे लाभ हुआ है। तो इसका सही जवाब है जो एब्रिविएशन है वो इकोनॉमिक नेट प्रेजेंट वैल्यू है, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 26 किसी भी रेलवे कर्मचारी रेलवे चिकित्सा सेवा के अधिकारियों को छोड़कर अध्ययन स्टडी लीव के लिए कम से कम कितनी सेवा पूर्ण होनी चाहिए? तो रेलवे मेडिकल ऑफिसर्स को छोड़कर के बाकी जितने भी कर्मचारी हैं उनको स्टडी लीव के लिए 5 साल की रेगुलर सर्विस उनको होना कंपलसरी है। रेलवे अधिकारियों के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि यदि MBBS करके कोई डॉक्टर रेलवे में डेप्यूट हुआ है और उसको PG करनी है तो उसको तो इतना समय नहीं रहता है, वो तुरंत अगर उसका PG में सिलेक्शन होता है तो रेलवे उसको स्टडी लीव जो है वो प्रदान कर देती है। तो ऑप्शन सी 5 साल, दूसरे सामान्य कर्मचारियों के लिए 5 साल का अवधि पूर्ण होना आवश्यक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 कार्यों के लिए लेखांकन वर्गीकरण या अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है? तो दोस्तों अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन जो है हमारा इस प्रकार से होता है। सबसे पहले होता है सोर्स मतलब जो है खर्च कहाँ से किया जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से खर्च किया जा रहा है, सोर्स कौन सा है जहाँ से खर्च किया जा रहा है। दूसरा हमारा होता है प्लान हेड, यानी कि हमारा मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, डबलिंग हो रहा है या क्या काम हो रहा है, नई लाइन बिछाई जा रही है तो वो प्लान हेड की श्रेणी में आता है। सब हेड मतलब उस जो प्लान हेड में भी स्पेशली किस लिए पैसा दिया गया है, किस उसमें खर्च किया गया है, विशेष कार्य का विशिष्ट प्रकार जो है उसमें आ जाता है, सैलरी के लिए दिया है, किस चीज़ के लिए दिया है। और लास्ट में जो हमारा आता है वो आता है प्राइमरी यूनिट, यानी खर्च की जो अंतिम श्रेणी है वो प्राइमरी यूनिट होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सोर्स, प्लान हेड, सब हेड एंड प्राइमरी यूनिट।
क्वेश्चन नंबर 28 जो हमारा है, मौजूदा नीति निर्देशों के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों को प्रदान की जा रही लैपटॉप की जो कोडल लाइफ होती है दोस्तों 4 साल होती है लैपटॉप की कोडल लाइफ। राजपत्रित अधिकारी जो है उनको लैपटॉप के लिए रेलवे जो है वो पैसा देती है जिसकी कोडल लाइफ रेलवे 4 साल मानती है। उसके बाद उसको सरेंडर करके अधिकारी नया 4 साल के बाद नया लैपटॉप परचेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, राजकोषीय नियंत्रण एक्सचेकर कंट्रोल क्या है? तो दोस्तों एक्सचेकर कंट्रोल या राजकोषीय नियंत्रण जिसे हम कहते हैं, या एक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है जो रेलवे की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, उसका उद्देश्य है कि किसी भी विभाग या किसी मंत्रालय द्वारा जो किया जाने वाला वास्तविक जो नगद खर्च है वह उन्हें आवंटित जो किया गया है, जो आवंटित जो कैश किया गया है वह आवंटित जो सीमा है कैश की उससे अधिक नहीं होना चाहिए, या सरकार के पास जितना कैश है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये एक्सचेकर कंट्रोल जो है हमारा वो होता है नकदी हिस्से के खर्च पर लगाया हुआ स्वानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 29 का ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर जो 30 है वो है आईजीएसटी। तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स आईजीएसटी जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है, और आईजीएसटी में केंद्र का और राज्य का 50-50% जो है वो भाग होता है। यानी आईजीएसटी में सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। आपने कोई सामान खरीदा होगा कभी भी तो उसमें आपने देखा होगा कि जो है वो सीजीएसटी अलग दिखाया जाता है, एसजीएसटी अलग दिखाया जाता है। एसजीएसटी जो है वो स्टेट का हिस्सा है, सीजीएसटी जो है केंद्र का हिस्सा है, लेकिन इसकी वसूली पूरी तरह से जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। आईजीएसटी की आर्टिकल 269A इसमें जो इंपावर करता है केंद्र सरकार को आईजीएसटी वसूलने के लिए। जब भी कोई सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है या विदेशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो आईजीएसटी वसूल किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो है, जो प्लान हेड 51 है हमारा वो किसके लिए है? तो दोस्तों प्लान हेड 51 स्टाफ क्वार्टर्स के लिए आवंटित किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32, ग्रुप सी के नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए परीक्षा प्रोविजनल जो पीरियड होता है वो प्रारंभिक परीक्षण अवधि कब से समाप्त होती है? तो दोस्तों जब भी कोई कर्मचारी यदि ट्रेनिंग का प्रावधान है तो ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद जिस दिन से वो कर्मचारी जो है अपना कार्यभार ग्रहण करता है उसी दिन से जो है उसका प्रोविजनल पीरियड जो है स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, रेलवे कर्मचारी का खेल कोटे के तहत उनके पूरे सेवा करियर के दौरान अधिकतम कितनी प्रोत्साहन वेतन वृद्धि इंसेंटिव इंक्रीमेंट दी जा सकती है? तो दोस्तों रेलवे जो है स्पोर्ट्स कोटे से भी रिक्रूटमेंट करती है, ग्रुप सी में भी करती है, ग्रुप डी में भी करती है, ग्रुप बी में भी करती है। तो यदि कोई खिलाड़ी जो है वो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे खेल का प्रदर्शन करता है तो रेलवे उसे इंसेंटिव इंक्रीमेंट देती है, लेकिन पूरे जो है उसके करियर में 5 से अधिक इंसेंटिव इंक्रीमेंट नहीं दिए जा सकते। तो क्वेश्चन जो इसका आंसर है ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। 34, वित्तीय समायोजन के लिए बिना स्थानांतरण किसके द्वारा किया जा सकता है? ट्रांसफर विदाउट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट इज डन। तो इसका पहले अर्थ समझ लीजिए दोस्तों कि जब भी जो है रेलवे अकाउंटिंग सिस्टम में जब दो खातों में या दो विभागों के बीच कोई वास्तविक जो है वो कैश का ट्रांसफर नहीं हुआ है तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो है वो लेजर में जो राशि है उसको घटा या बढ़ाकर उसको एडजस्टमेंट किया जाता है, जिसे हम बुक एडजस्टमेंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, रेल सेवा, ठीक है, रूल 25 जो है वो रेल सेवा डीए रूल्स 1968 में जो है 1968 का जो अधिनियम है उसमें 25 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये रिवीजन पुनरीक्षण से संबंधित है। जब भी कोई उच्च जो है अधिकारी हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, रेलवे बोर्ड हो या जीएम हो, जब उनके अधीनस्थ जो अधिकारियों द्वारा कोई डिसिप्लिनरी ऑर्डर पास किया गया है तो वो उसकी फाइल को मंगाकर खुद जांच कर सकते हैं और बिना किसी अपील, चाहे कर्मचारी ने अपील की हो या नहीं की हो, वो पुराने फैसले को बदलने में जो है वो सक्षम है। वो चाहे तो पनिशमेंट को कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं या जीरो भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इसमें आप याद रखिएगा कि जो नियम संख्या 6 है वो पेनल्टीज की सूची है उसमें, और जो नियम संख्या 9 से 11 है वो माइनर और मेजर पेनल्टीज को लगाने की प्रक्रिया उसके अंदर बताई गई है। जो नियम संख्या 18 से 24 है वो कर्मचारी को अगर मान लो कोई पेनल्टी दी गई है तो अपने विरुद्ध जो है हायर ऑफिसर को जो है वो अपील कर सकते हैं। तो अपील से संबंधित है, 18 से 24 अपील से संबंधित है, 9 से 11 जो है वो जांच से संबंधित है, और जो नियम संख्या 6 है वो पेनल्टीज़ की उसके अंदर लिस्ट है। तो दोस्तों ये हमारा पार्ट पूरा हुआ और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका कोई सुझाव हो तो आप हमको दे सकते हैं। आपके पास कोई भी पीडीएफ फॉर्मेट में यदि कोई जीटीएम का, स्टेशन मास्टर का या डिपार्टमेंटल किसी भी परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम जो है उस प्रश्न पत्र को हल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सहायक परिचालन प्रबंधक पश्चिम रेलवे आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उम्मीद है आपको यह जो है पसंद आया होगा, हमारा हमने जो सोल्यूशन किया है, और आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।